नमस्कार फ्रेंड्स। इक्विटी मार्केट्स में कुछ ना कुछ अजूबी चीजें होती रहती हैं। अभी तक यह माना जाता था कि स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे अच्छे रिटर्न्स देती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को डिफाई करते हुए पिछले साल मिड कैप कैटेगरी ने स्मॉल कैप कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है, और वो भी 4% के एक बड़े मार्जिन से। और इससे प्रभाव यह पड़ा है कि लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि 1 ईयर तो बहुत शॉर्ट टर्म है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक साल की परफॉर्मेंस से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड था कि स्मॉल कैप हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं मिड कैप की तुलना में। लेकिन इस बार पिछले वर्ष ऐसा हुआ कि मिड कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया सभी कैटेगरीज में, और रिटर्न दिए बना के 32% के, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी ने रिटर्न दिए 28% के। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है 4% का। इसके अलावा इसका प्रभाव ये पड़ा कि लॉन्ग टर्म में भी जाके 10 ईयर का अगर बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी दोनों के रिटर्न्स इक्वल हो गए। 18% दिया है मिड कैप कैटेगरी ने और 18% ही दिया है स्मॉल कैप कैटेगरी ने लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम में। अब ऐसा हुआ क्यों, तो इसका डिस्कशन करेंगे अगले सेक्शन में। देखिए, इस साल मार्केट में शुरू से ही काफी तेजी रही, जिसके कारण यह हुआ कि काफी बड़ा पैसा फ्लो करने लगा स्मॉल कैप की तरफ, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी और बहुत अच्छे रिटर्न्स बन रहे थे स्मॉल कैप में। जब मार्केट गिरता भी था तब भी स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं गिरता था, यह कंटिन्यू करता रहता था अपनी अपवार्ड जर्नी को। और इसके चलते हुआ क्या कि रेगुलेटर सेबी ने यह एक वार्निंग जारी करी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में स्मॉल कैप शेयर्स में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। मींस कि ये शेयर्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें लिक्विडिटी रिस्क भी पैदा हो सकता है अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में इसी तरह जारी रहा इनफ्लो इन्वेस्टमेंट का थ्रू लमसम एंड आल्सो थ्रू SIP बाय द स्मॉल इन्वेस्टर्स। और इसके चलते सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट भी सभी म्यूचुअल फंड्स पे इम्पोज किया कि वह यह टेस्ट करके बताएं कि उनको अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में कितना समय लगेगा यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि मार्केट में कोई डीप करेक्शन आ जाए और उनके इन्वेस्टर्स उन पर रिडीम का प्रेशर लेके आए, तो उनको कितना समय लगेगा अपने पोर्टफोलियो को सेल करने में मार्केट में। तो इन सब घटनाओं के चलते हुए स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड मैनेजर्स ने अपने फंड के जो इन्वेस्टमेंट थे, जो उनके पास कॉर्पस था, AUM था, उसको मूव करना शुरू कर दिया मिड कैप और दूसरी कैटेगरीज की तरफ, जिससे कि स्मॉल कैप में कोई बड़ा लिक्विडिटी रिस्क ना पैदा हो जाए। इसके अलावा कुछ फंड्स ने स्मॉल कैप में नया इन्वेस्टमेंट SIP या लमसम द्वारा एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। इस सब के कारण हुआ यह कि स्मॉल कैप में फ्लोज प्रभावित हुए, पैसा आना बंद हो गया या कम हो गया, और मिड कैप और दूसरी कैटेगरीज की तरफ पैसा मूव करना शुरू हो गया, जिसके चलते लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस खराब हुई और मिड कैप की परफॉर्मेंस में सुधार आया। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में जो नए इन्वेस्टर हैं या पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वो किस कैटेगरी को चुनें। 2025 में उनके लिए क्या करना बेहतर रहेगा। यह सही है कि इस समय दोनों कैटेगरी लगभग बराबर आ गई हैं, लॉन्ग टर्म में भी मिड कैप भी और स्मॉल कैप भी, और मिड कैप ने 1 ईयर टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप कैटेगरी को। बट स्टिल संभावना इसी बात की है कि लॉन्ग टर्म में जाके स्मॉल कैप स्लाइटली बेटर करेगा मिड कैप से, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटी कंपनीज होती हैं जिनकी ग्रोथ की संभावनाएं हमेशा अधिक होती है मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज की तुलना में। लेकिन इसमें आपको सावधानी यह भी बरतनी पड़ेगी कि जो बहुत बड़ा AUM हो चुका है जिन म्यूचुअल फंड्स का, जैसे कि निपन इंडिया म्यूचुअल फंड का, जिनका 61,000 करोड़ AUM हो चुका है स्मॉल कैप फंड का, तो ऐसे बड़े फंड्स में थोड़ा सा लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, और यह भी रिस्क हो सकता है कि ऐसे फंड्स थोड़ा कंजर्वेटिव होके स्मॉल कैप से अपने फंड्स का एक बड़ा हिस्सा लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो यदि उनका इन्वेस्टर रिडेम्पशन मांगता है कोई डीप करेक्शन मार्केट में आ जाने की स्थिति में। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है,
यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।